हेलो स्टूडेंट्स, एडोविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 8 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 27। आज की वर्कशीट में हम लोग राजनीति और सामाजिक जीवन हाशियाकरण से निपटना भाग 2 पढ़ेंगे। इससे पहले भी हम लोगों ने इसके पहले भाग को पढ़ा है और समझा है कि हाशियाकरण क्या होता है और हमारे देश में हाशियाकरण की स्थिति किन किन लोगों की है। चलिए आगे अब शुरू करते हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा ये कैसे की जाती है हमारे देश में, हम इसको समझते हैं। हमारे देश में हाशियाई समूहों के लोगों को भेदभाव और शोषण से बचाने के लिए सरकारी नीतियों के अलावा कई कानून भी बनाए गए हैं, जिनमें इस समूह के लोगों के अधिकारों की रक्षा के प्रावधान हैं। इनमें से कुछ निम्न प्रकार हैं। अनुसूचित जाति एससी, इसको शेड्यूल कास्ट बोलते हैं अनुसूचित जाति को, और शॉर्ट में उसको एससी लिखते हैं। और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, यह एक अधिनियम है, यह एक कानून है जो कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पर होने वाले अत्याचारों के निवारण के लिए बनाया गया था और यह कानून 1989 में लाया गया। इसके निम्नलिखित प्रावधान है। पहला प्रावधान है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को कोई गंदा पदार्थ खाने पीने के लिए विवश करने पर सजा का प्रावधान है। अगर कोई समाज का दबंग व्यक्ति अनुसूचित जाति और जनजाति को कोई गंदा पदार्थ, सड़ा गला भोजन या कुछ भी खाने के लिए अगर दबाव डालता है तो उस पर सजा का प्रावधान है, उसको सजा हो सकती है। दूसरा प्रावधान है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को निर्वस्त्र करके घुमाना, उसके चेहरे पर रंग लगाना या कोई ऐसा कृत्य करना जिससे मानवीय प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे, इस पर सजा का प्रावधान। और तीसरा प्रावधान है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति के नाम पर आवंटित की गई जमीन पर कब्जा करने पर सजा का प्रावधान। और इस कानून का चौथा प्रावधान है, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की किसी महिला को अपमानित करने के लिए उस पर हमला करना या उसके साथ जबरदस्ती करने पर सजा का प्रावधान। तो बच्चों, यह कानून 1989 में इन समुदायों की मांगों के जवाब में बनाया गया था। इन समुदायों ने मांग किया था अपनी रक्षा के लिए, अपने स्वत्व की रक्षा के लिए, कि कुछ ऐसा कानून बनाया जाए जिससे हम पर हो रहे अत्याचारों पर लगाम लगे। इस कानून में शारीरिक रूप से खौफनाक और नैतिक रूप से निंदनीय अपमान के स्वरूपों में फर्क कर सूची दी गई। इसका मकसद दोषी लोगों को कानून के समक्ष लाना था। आदिवासियों की मांगे और 1989 का अधिनियम, यह अधिनियम क्यों आया और आदिवासियों की क्या मांगे थी, इस पर विचार करते हैं। 1989 का अधिनियम एक और वजह से महत्वपूर्ण है। आदिवासी कार्यकर्ता अपनी परंपरागत जमीन पर अपने कब्जे की बहाली के लिए इस कानून का सहारा लेते हैं। संवैधानिक रूप से आदिवासियों की जमीन को किसी गैर आदिवासी व्यक्ति को नहीं बेचा जा सकता। जहां ऐसा हुआ है वहां संविधान की गरिमा बनाए रखने के लिए उन्हें उनकी जमीन वापस मिलनी चाहिए। इसके बाद आदिवासी कार्यकर्ता सीके जानू का आरोप है कि आदिवासियों के संवैधानिक कानूनों का उल्लंघन करने वालों में विभिन्न प्रदेशों की सरकारें भी पीछे नहीं हैं। यही सरकार है जो लकड़ी व्यापार, पेपर मिल आदि के नाम पर गैर आदिवासी घुसपैठियों को जनजाति जमीनों का दोहन करने और आदिवासियों को उनके परंपरागत जंगलों से उजाड़ने की छूट देती है। मतलब कि सरकारें भी कुछ कामों को कुछ कामों का बहाना बनाकर, जैसे लकड़ी का व्यापार करना, पेपर मिल बैठाना, और इस तरह से आदिवासियों के क्षेत्रों में बाहरी लोगों को बसाती है और अपना आर्थिक उपार्जन भी करती है। तो सरकार भी पीछे नहीं है, सरकार भी आदिवासियों का दोहन करती है। तो इन सब चीज़ों से बचना होगा
और आदिवासियों के दोहन को बचाना होगा। यही सब जरूरत पड़ी थी, तब 1989 में इस कानून इसके मांग के आधार पर इस कानून को लाया गया था। इसके अलावा जंगलों को आरक्षित या अभयारण्य घोषित करके भी लोगों को वहां से बेदखल किया जा रहा है। मतलब कि कहीं कहीं हो रहा है कि व्याघ्र अभयारण्य, हिरण अभयारण्य, हाथी अभयारण्य, पक्षी अभयारण्य, इस सब तरह से अभयारण्य घोषित करके और आदिवासियों को वहां से निकालने का काम हो रहा है, जिससे कि आदिवासियों का जो निजी जमीन है वो उनके हाथ से निकलता जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए भी इस कानून की आवश्यकता पड़ी। सुश्री जानू, सीके जानू जो हैं, आपने ऊपर नाम देखा होगा, सीके जानू, ये आदिवासियों के लिए लड़ने वाली कार्यकर्ता हैं। तो सुश्री जानू का यह भी कहना है कि जब सरकार आदिवासियों से छीनी गई जमीन पर औद्योगिक या अन्य परियोजनाओं के निर्माण के लिए बेहिसाब पैसा खर्च कर सकती है, तो इन विस्थापितों को पुनर्वास देने के लिए मामूली सा खर्चा करने में क्यों हिचकिचाती है। सुश्री जानू का कहना है कि जब वहां अरबों खरबों का औद्योगिक संस्थान बनाया जा सकता है, हजारों करोड़ रुपए की फैक्ट्रियां बैठाई जा सकती हैं, तो कुछ रुपए लगाकर ये जो विस्थापित होते हैं इनके लिए घर, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्था क्यों नहीं की जाती है। आखिर इनके साथ इस तरह का दो भाव क्यों होता है। तो इन सभी बातों को आधार बनाकर आदिवासियों ने अपनी मांग रखी और उनकी मांग के फलस्वरूप 1989 में इस तरह का अधिनियम आया। अब यहाँ एक और चीज़ है, एक क्रियाकलाप है, पौधा लगाते हुए अपना एक चित्र बनाओ और लिखो पेड़ों को काटने से क्या क्या हानियां हो सकती हैं। उसके बाद कुछ प्रश्न है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कानून बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। प्रश्न 2 है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कानून 1989 के मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं। और प्रश्न 3 है आदिवासियों को उनकी जमीन क्यों वापस मिलनी चाहिए। प्रश्न 4 है अपने अनुभव के अनुसार बताइए कि आदिवासियों की मदद के लिए आपके क्या सुझाव हैं। तो चलिए अब आंसर शीट पर इन सारे प्रश्नों का उत्तर लिखते हैं। सबसे पहले जो क्रियाकलाप दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। पहले एक पेड़ लगाने का चित्र बनाना है तो आप बना लेंगे, और उसके बाद पेड़ों को काटने से निम्नलिखित हानियां हो सकती हैं, इन सब बातों को आप लिख लेंगे। ऑक्सीजन कम हो जाएगा जिससे सांसों का लेना दुभर हो जाएगा, बारिश कम होगी और भूमंडलीय तापमान बढ़ जाएगा। ये सारी बातें होंगी पेड़ों को काटने से। चलिए नेक्स्ट अब वर्कशीट के प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 1 है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कानून बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो इसका उत्तर है हमारे देश में इन लोगों को भेदभाव और शोषण से बचाने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कानून बनाने की आवश्यकता पड़ी। उसके बाद प्रश्न 2 है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कानून 1989 के मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं। तो इसका उत्तर है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कानून 1989 के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। पहला, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को कोई गंदा पदार्थ खाने पीने के लिए विवश करने पर सजा का प्रावधान है। दूसरा है इन लोगों को किसी व्यक्ति के द्वारा निर्वस्त्र करके घुमाना या उसके चेहरे पर रंग लगाना या कोई ऐसा कृत्य करना जिससे मानवीय प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे, इस पर सजा का प्रावधान। और तीसरा प्रावधान है इनके नाम पर आवंटित की गई जमीन पर कब्जा करने पर सजा का प्रावधान। और चौथा है अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की किसी महिला को अपमानित करने के लिए उस पर हमला करना या उसके साथ जबरदस्ती करने पर सजा का प्रावधान। प्रश्न 3 है आदिवासियों को उनकी जमीन क्यों वापस मिलनी चाहिए। तो इसका उत्तर है संवैधानिक प्रावधान के मुताबिक आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासी व्यक्ति को नहीं बेची जा सकती है, इसलिए आदिवासियों को उनकी जमीन वापस मिलनी चाहिए। उसके बाद प्रश्न 4 है अपने अनुभव के अनुसार बताइए कि आदिवासियों की मदद के लिए आपके क्या सुझाव हैं। तो इसका उत्तर है आदिवासियों की मदद के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पहला, आदिवासियों को शिक्षा की समुचित व्यवस्था की जाए। दूसरा, उनको समाज में बराबरी का स्थान दिलाने के लिए सरकार द्वारा यथा योग्य प्रयास किया जाए।
तीसरा, उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ की जाए, और चौथा, उनकी ज़मीनों पर किसी दूसरे के अधिकार को वंचित किया जाए। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की वर्कशीट, और आज की वर्कशीट हम लोगों ने पूरी की। ये वीडियो कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।